इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम देखे हैं कि कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा 50 टॉप एजुकेटर्स बिहार टेस्ट सीरीज। और ये प्लस कोर्सेज में आप देखें हैं कंप्लीट सिलेबस कवर्ड अनलिमिटेड सारी चीजें, इसलिए प्लस कोर्सेज आप लोग लें। इसमें केवल लिमिटेड आपको सिलेबस मिलता है, इसलिए प्री क्लासेस से ज्यादा प्लस कोर्सेज में लाभ है। सब्सक्रिप्शंस के आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन, पोल, कमेंट, क्विज और अनलिमिटेड एसेस वॉच ऑफलाइन, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग। और ये बैच कोर्सेज हैं, ये सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट हैं। अपकमिंग बैचेज ऑन गोइंग हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं। और ये बीपीएससी के लिए नई कीमतें आ गई हैं। 1 मंथ के लिए 1600, 3 मंथ के लिए 4000, और देखेंगे आपकी वो 7200 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए 8800, 12800 24 मंथ। बेहतर होगा कि आप 24 मंथ्स का लें, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का भी ले सकते हैं। और रंजन कोड का प्रयोग करके 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें। और सभी आपके पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। ये न्यू प्राइसेज जो है वो तो 1600, 4000, ये न्यू प्राइसेस सब हैं। और ये देखिएगा कि लाइव क्लास, पीडीएफ नोट, डाउट्स, क्विज, ये सारी चीजें हैं। और हम लोग इतिहास में ये 35 क्वेश्चंस की रणनीति पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने संगम काल को हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने अब हम लोग गुप्त काल को देखेंगे कि कैसे वो गुप्त काल का विवरण जो है हम लोग देखेंगे। गुप्त साम्राज्य पे आ गए हैं दिए आगे बढ़ते हुए। गुप्तों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में। राजनीतिक इतिहास को देखा जाए, मौर्य साम्राज्य के विघटन के काल पे दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। अब हम लोगों ने मौर्य काल के बाद हमने क्या देखा था? हमने मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल को हमने देखा था। और मौर्योत्तर काल में हमने देखा था शकों को देखा था, हमने कुषाणों को देखा था, हाँ? हमने सातवाहनों को देखा था कि नहीं देखा था? तो कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित थे। अगर मान लीजिए कुषाण जो है वो केवल उत्तर भारत तक सीमित थे, सातवाहन जो है वो दक्षिण भारत तक सीमित थे। क्षेत्रीय वो शक्तियां बन के रह, उनमें कोई ऐसा नहीं था जो बड़े स्तर पे आकर के उन चीजों को फैलाता। पूरे भारत को एक केंद्रीकृत वो राष्ट्र के रूप में ले आता। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंशों का उदय। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति हुई। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग का मतलब क्या है? इंदौर, मंदसौर। खूब ज्योग्राफी भी आपको बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। और दक्कन में बकाटक हुए। महाराष्ट्र गुजरात के रीजन में जो है महाराष्ट्र में बकाटक थे। और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए। संभवतः गुप्त लोग क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुप्त लोग किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत हैं। कुषाणों के बाद मध्य भारत में एक बड़ा भाग मुरुंडों के आधिपत्य में आया, और उन्होंने 250 ईस्वी तक राज्य किया, और उसके पश्चात गुप्त आधिपत्य शुरू हुआ। कुषाणों के पतन के पश्चात से लेकर के गुप्तों के उदय के पूर्व का काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण और विभाजन का काल माना जाता। उत्तर भारत में जब कुषाणों का पतन हुआ, और उसके बाद से लेकर के गुप्तों के उदय के पूर्व का काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण और विभाजन का काल।
गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न जो है वो देखिएगा कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, प्राचीन भारतीय इतिहास का बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न रहा। बज्जिका द्वारा लिखित कृति कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ और चंद्रसेन चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया। गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न जो है वो भारतीय इतिहास का बड़ा विवादग्रस्त विषय रहा। वो कृति कौमुदी एक नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ कहा गया और चंद्रसेन चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया। तिरस्कार की भाषा के रूप में यूज किया गया है। चंद्रगोमिन के व्याकरण नामक ग्रंथ में गुप्तों का जट अर्थात जाट कहा गया है। चंद्रगोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जाट कहा गया, जट अथवा जाट। तो गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। केपी जायसवाल इनको शूद्र मानते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। केपी जायसवाल इनको शूद्र मानते हैं और अनंत सदाशिव वलटेकर, रोमिला थापर और एलन, इसमें दो भारतीय इतिहासकार हैं, अनंत सदाशिव वलटेकर है, रोमिला थापर है, इन्होंने इनको वैश्य माना। गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार, चट्टोपाध्याय ने इनको क्षत्रिय माना है। हेमचंद्र राज चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण। तो अलग अलग लोगों ने गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में बड़ा विवाद है और अलग अलग लोगों ने उन्हें अलग अलग वो वर्णित किया। कोई उन्हें शूद्र कहता है, कोई उन्हें वैश्य कहता है, कोई उन्हें क्षत्रिय कहता है, कोई उन्हें ब्राह्मण कहता है। तो गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिए गए हैं उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मुझ कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता। गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे और ये उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय वो जो प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में किया। गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे और इसका उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में किया। यह गोत्र उसके पिता का ही था क्योंकि उसका पति बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवर्धी गोत्र का ब्राह्मण था। तो इन चीजों के आधार पे ये बताया गया है कि अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता, तो प्रभावती गुप्ता पूना ताम्रपत्र में उसका उल्लेख है, पूना में देखिए। और बेटी का वो इसका मतलब पिता का गोत्र जो है वो भी उसका वो रहा होगा। तो धारण गोत्र जो है वो और उसका पति जो है वो बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवर्धी गोत्र का ब्राह्मण था। इसके आधार पे कि ब्राह्मण में शादी हुई तो इस आधार पे अंदाजा लगाया जाता है। स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता थी, जबकि स्मृतियां कहती हैं कि गुप्त शब्द का जोड़ा जाना ये वणिकों का, व्यापारियों की विशेषता। गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए अनेक अभिलेख हैं। इनमें सबसे प्रमुख है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये यही सबसे बड़ा अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही गुप्तों के समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो कुमारगुप्त का बिलसाड अभिलेख, बिलसाड स्तंभलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, ये सब बहुत फेमस है। कुमारगुप्त का बिलसाड स्तंभलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, इन सब की चर्चा आगे होगी जो है वो। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पे गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था। आदि पुरुष का मतलब कि सबसे प्रारंभिक अगर शासक का नाम मिलता है श्रीगुप्त, जो उसका उत्तराधिकारी और पुत्र घटोत्कच था। परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। ऐसे सबसे पहला शासक जो है वो श्रीगुप्त मिलता है।
और उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त है। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त है। इसमें गुप्त नहीं लिखा गया है, लेकिन घटोत्कच गुप्त कहा जाता है। लेकिन गुप्त वंशावली में सबसे प्रथम जो है चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, जिसने स्वतंत्र हैसियत के रूप में राज करना शुरू किया, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण। अब इनको हम देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण की 319 से 335 ईस्वी का शासनकाल है। एडी है, ये एडी है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता। तो गुप्त वंश को जो प्रतिष्ठा मिली, सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त मौर्य और इसमें अंतर है, उसका भी नाम चंद्रगुप्त है, लेकिन उसको मौर्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319-20 और शक संवत 78 के बीच 241 वर्षों का अंतर है। तो इसने गुप्त संवत चला दिए। बड़े शासक यादगारी के लिए संवत चला देते थे। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। हमने पहले भी देखा था कि बिंबिसार ने किया था। लिच्छवी राजकुमारी जो है वो चेटक की बहन से शादी की थी जो है वो। और तो लिच्छवियों से बहुत सारे लोगों ने वो विवाह करके अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। लिच्छवी बड़े मजबूत गणराज्य के रूप में था पहले जो है। बाद में भी वो उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा काफी थी। यानी गुप्तों के समय तक लिच्छवी इतने ताकतवर थे, उनकी मान मर्यादा थी। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत का प्रचलन करवाया। चांदी मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता। लेकिन सबसे बड़ी ख्याति तो शायद समुद्रगुप्त को थी। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 335 से 375 यानी 40 वर्षों का एक लंबा शासनकाल है। 40 वर्षों का एक लंबा शासनकाल है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना और उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार होता। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण देखिएगा। 40 वर्षों का शासन है, बड़ा सबसे फेमस यही है समुद्रगुप्त। उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार होता। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन की प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। इलाहाबाद में एक पत्थर का ये मिला है, उसी पे जो है वो प्रयाग प्रशस्ति का विवरण है। तो ये हरिसेन जो है वो हरिसेन इसके रचयिता है। इसी प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने। इसी प्रशस्ति से सारी बातें हमें मिल जाती हैं। सारी बातें इसी प्रशस्ति से हमें प्राप्त होती हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। 9 शासकों को उसने पराजित किया। 9 शासकों को पराजित किया सबसे पहले। आर्यावर्त में उत्तर भारत जो है पराजित राजाओं में अच्युत है, नागसेन है, गणपति नाग है। और उसने उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष शासन किया था। छोटे छोटे ये राज्य थे। उसने दक्षिणापथ का मतलब महाराष्ट्र का रीजन जो है वो दक्षिणापथ कहा गया। और 12 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ का मतलब पूरा दक्कन है, महाराष्ट्र का रीजन है दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया।
दक्षिणापथ नीति के 3 प्रमुख आधारशिलाएं थी, देखिएगा, गौर कीजिए। अलग अलग नीतियों के अनुसार समुद्रगुप्त ने विजय की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह, और इससे पता चलता है कि भारत में कैसा विकेंद्रीकरण है, भारत में कैसे विकेंद्रीकरण है, इसका पता चलता। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि भारत जैसे विशाल प्रदेश पे किन किन राजाओं ने किन किन रणनीतियों के तहत बड़ा साम्राज्य कायम किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी कि मौर्यों के समय जो है वो सबसे ज्यादा केंद्रीकरण था। उन्होंने किसी दूसरे सत्ता को नहीं रहने दिया, सब पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन किया, सब पे उन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया। लेकिन समुद्रगुप्त के आते आते गुप्तों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बड़ी तेज हो गई, तो समुद्रगुप्त को अलग स्टाइल अपनी बनानी पड़ी। अब देखिएगा, 3 प्रमुख आधारशिलाएं थी। पहला है ग्रहण, शत्रु पे अधिकार। दूसरा है मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना, इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया। इसको कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह, शत्रु पे पहले अधिकार कर लिया गया, शत्रु को मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया अधिकार करके, यानी कि उनकी स्थिति को स्पष्ट बता दिया गया कि आप जो है वो आपको अधीनता में काम करना होगा। अनुग्रह, राज्य को लौटा करके शत्रु पे दया करना, राज्य को पुनः लौटा भी दिया गया और ये दया करने की भावना को जताया गया। ये जताया गया कि हम सुप्रीम है और हम दया कर रहे हैं आप। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो ये अलग पॉलिसी थी दक्षिणापथ के साथ, यानी महाराष्ट्र रीजन में, गुजरात रीजन में गणतंत्रीय राज्यों ने सर्वकर दान, आज्ञाकरण और प्राणागमनम के द्वारा उसके प्रचंड शासन को परितुष्ट करने की चेष्टा की। गणतंत्रीय राज्यों के साथ उसकी नीति अलग थी, उसको सर्व कर दानाज्ञाकरण प्राणागमनम कहा गया। हालांकि इसको तीनों शब्द को आप जोड़ भी सकते हैं, जैसे हमने कैसे जोड़ दिया, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह जोड़ दिया, अलग अलग ग्रहण मोक्ष अनुग्रह जो है। लेकिन गणतंत्रीय राज्यों जो गणतंत्र थे, उस समय भी गणतंत्रीय राज्य थे गुप्तों के समय तक, उनको सर्व कर दान, आज्ञाकरण और प्राणागमनम के द्वारा उनके प्रचंड शासन को परितुष्ट करने की चेष्टा की। अब देखिए ये क्या है, और अभी भी तो गणराज्यों के साथ अलग था, शकों के साथ, कुषाणों के साथ और मुरुंडों के साथ समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई। शक, कुषाण और मुरुंड शासकों के साथ अलग उसकी नीति थी, उन शासकों के साथ उसकी नीति अलग थी। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, सम्राट के सामने स्वयं को हाजिर होना। कन्योपायन, अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं से विवाह करना। हमने देखा था अकबर के साथ भी वैवाहिक संबंध हुए थे, और हमने सातकर्णी प्रथम का भी हम देखते हैं कि उसने जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी संबंध हम रुद्रदामन से देखते हैं। तो ऐसे कई वैवाहिक संबंधों को हम देखते हैं। तो कन्योपायन था अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं से विवाह करना। गुरुत मंदक था स्व विषय भुक्ति शासन याचना, अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना, उसको गुरुत मंदक कहा गया। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों और देशों के 5 समूहों में बांटा गया, यानी कि ये 3 पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज का फिर से हम बता दे रहे हैं। उत्तर भारतीय राज्यों के 9 शासकों को सीधे डिफीट करके उनका उन्मूलन कर दिया, और इन पे प्रत्यक्ष शासन था उसका। देखिए
इस पे उसका प्रत्यक्ष शासन है। लेकिन कई जगह उसने डायरेक्ट शासन नहीं किया। जैसे दक्षिणापथ का मामला देखिए, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की राज्य को लौटा दिया गया। देखिए, तो दक्षिणापथ की नीति एक अलग नीति है। गणतंत्रीय राज्यों में सर्वकर दान, आज्ञाकरण, प्राणागमन, ये दूसरी पॉलिसी है गणतंत्रीय राज्यों के साथ। षटकुशानों के साथ तीसरी नीति अपनाई गई, आत्मकन्योपायन गुरुत्व मंत्र, और अपने विषय के भुक्ति के लिए शासनादेश उन्होंने प्राप्त किया। जो शासन याचना किसने दिया? सम्राट समुद्रगुप्त ने दिया कि आप अपना शासन चला सकते हो। तो इस प्रकार से 3 नीतियां अपनाई गई। समुद्रगुप्त में जीते गए राज्यों देशों को 5 समूहों में बांटा गया। देखिएगा कौन कौन सा समूह है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा था और गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। इससे क्वेश्चन सब हो सकता है बीपीएससी से। हमने कई बार इन चीजों को बीपीएससी का जब हम करा रहे थे तो इन बातों को हमने इन बातों की चर्चा भी की है। इन बातों की हमने चर्चा भी की है। और समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा था और गया में, देखिए, गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। इसका हमने तो पूछा जा सकता है बीपीएससी में। लंका नरेश मेघवर्ण ने लंका नरेश मेघवर्ण ने लंका नरेश मेघवर्ण ने गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता। उसके सिक्कों पे मुद्रित तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है और उसके सिक्कों पे मिलता है और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके सिक्कों पे मुद्रित अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रमांक जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते थे। ये सब उसकी उपाधियां थी। अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पे कुबेर और रुष्ट होने पे यमराज के समान था। एरन अभिलेख में वर्णन मिलता है। एरन अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त जो है प्रसन्न होने पे कुबेर है और रुष्ट होने पे यमराज। ये उसके एरन अभिलेख में मिलता है। राग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य क्या था? तो उसके उद्देश्य जो है वो धरनी बंध है। उसकी उत्तरी भारत आर्यावर्त में अपनाई गई नीति को प्रसवोद्धरण जो है और दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया। प्रसवोद्धरण का मतलब कि उच्छेद कर दीजिए, समाप्त कर देना। समाप्त कर देना है प्रसवोद्धरण जो है। आर्यावर्त में अपनाई गई नीति को प्रसवोद्धरण कहा गया। उत्तरी भारत में उसने क्या किया? उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति को प्रसवोद्धरण कहा। समूल नाश कर देना, इसका मतलब क्या है? समूल नाश कर देना। लेकिन वही दक्षिणापथ में, यानी कि महाराष्ट्र के रीजन में ग्रहण मोक्षानुग्रह है। विंसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आ सकता है कहीं भी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ एक कवि है, संगीतज्ञ है और विद्या का संरक्षक है। एक कवि भी है, एक वो कवि भी है। उसके सिक्कों पे उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है और कविराज की उपाधि दी गई है।
एक कवि भी है, वो संगीतज्ञ भी है और विद्या का संरक्षक भी। उसके सिक्कों पे उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है और कविराज की उपाधि दी गई, वीणा बजाते हुए। तो ये भी बीपीएससी में आ सकता है क्वेश्चन जो है वो। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु, जो समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन जो है वो, कि महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को उसने संरक्षण दिया था। यानी कि बौद्ध धर्म भी उस समय तक था वो। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, अगला शासक। 380 से 412, 32 वर्षों तक शासन है। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है, देखिए। और इससे इतिहास में विवादास्पद भी बन गए हैं वो रामगुप्त जो है। चंद्रगुप्त द्वितीय और यही विक्रमादित्य कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा गया, जो इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पे पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और विजय के दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। जमाने में होता था कई बार विजयों के द्वारा, कई बार बराबर की शक्तियों के साथ वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी उनको दोस्त बना लिया था। विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया। एक नाटक मिलता है, इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त जो है ने इसको लिखा था और इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त को गुप्त शासक के रूप में वर्णित किया गया। इससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री, और उसकी उपाधियां हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, साहसांक और देवपुत्र। तो ऐसी कई सारी उपाधियों को ग्रहण करता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है इससे जो है वो। उसको देवगुप्त कहा गया, देवराज, देवश्री अन्य नामों से भी जाना जाता था। और उपाधियों में विक्रमांक है, विक्रमादित्य है, परम भागवत, विक्रमादित्य तो नाम जान ही रहे हैं आप, परम भागवत है, सहसांक है, ये सब भी देख लीजिएगा। और देवपुत्र भी आदि थी उसकी उपाधि। तो अब देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पे चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पे चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों ने, रुद्रदामन ने हमने देखा है कि गुजरात में शकों ने चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए बड़े बड़े पैमाने। तो ऐसे ही जो है शक मुद्राओं के अनुकरण पे चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए चंद्रगुप्त प्रथम। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण धारण। और पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने वो शकों का गुजरात में उसने विजय किया। और उसमें आप जानते हैं गिरवन जो है वो किस तरीके से गिर के वन्य जीव अभयारण्य के व्याघ्र जो है बहुत फेमस हैं। और पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने
व्याघ्र के सिक्के उत्कीर्ण कराए और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। तो गिर के सिंह जो है बहुत फेमस है गुजरात में, उसने व्याघ्र सिक्के जो है उत्कीर्ण कराए। भारतीय अनुश्रुतियां उसे सकारी के रूप में स्मरण करती हैं, सकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहा लेख से होता है, बड़ा फेमस उदयगिरी गुहा अभिलेख से होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी थी। उज्जैन आज भी उज्जैन फेमस है महाकाल के मंदिर के लिए। तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे जो है वो। और उसकी दूसरी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त की राजधानी थी। तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। और उज्जैनी भी जो है विद्या का, तो उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण लड़ाइयों के कारण नहीं है, बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग का कारण वो होते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है कला की बहुत उन्नति हुई। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। इन्हीं नवरत्नों में कालिदास एक थे। इतिहास प्रसिद्ध कालिदास वो उसके नवरत्नों में थे। तो वो विद्वानों का बड़ा ही संरक्षक था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जो है वो नवरत्न कहा गया। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बरामीर, बर्रुचि जैसे विद्वान थे। 9 लोगों की चर्चा मिलती है इसमें। तो उसके देखिएगा कौन कौन है। कालिदास है। धन्वंतरी जो है वो याद रखिएगा, धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेदाचार्य हैं, मेडिसिन के एक्सपर्ट थे धन्वंतरी। आज भी धन्वंतरी के नाम पे कई अस्पतालों की नामकरण किया गया है, धन्वंतरी जो है वो। तो याद करवा देते हैं, कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, हैं? और देखिएगा वराहमिहिर है, खगोल नक्षत्र शास्त्री हैं। वराहमिहिर जो है खगोल खगोल विद्या के जानकार हैं बड़ा। छपनक हैं, अमर सिंह ने किताब लिखी। शंकु हैं, बेताल भट्ट हैं, घटकपर हैं, बर्रुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है बीपीएससी में, आप जानते भी होंगे। 9th 10th की किताबों में आपने पढ़ा भी होगा फाहियान। तो फाहियान, मेनसांग, इन चीजों के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी जरूर जो है। तो उसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। मध्य प्रदेश का मतलब एमपी हो गया, ब्राह्मणों का देश कहता। पाटलिपुत्र से ही फाहियान ने वापसी यात्रा प्रारंभ की। यही पाटलिपुत्र से वो चीन की तरफ वापस जाने का कार्यक्रम उसने शुरू किया। अपनी पूरी यात्रा विवरण में वो कहीं भी सम्राट का नाम उल्लेख नहीं करता। यही सबसे बड़ी विडंबना की बात, कि कहीं भी वो सम्राट का नाम कहीं भी नहीं लेता। सम्राट का नामो उल्लेख वो कहीं नहीं करता है, कहीं भी सम्राट का नामो उल्लेख नहीं करता। तो लेकिन जो जिस चीजों को उसने लिखा उससे परिचय मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल है। ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल। कुमारागुप्त महेंद्रादित्य, कुमारागुप्त महेंद्रादित्य अगला शासक है जो है वो। देखिएगा इसका भी शासन काल लंबा शासन काल। कुमारगुप्त का 415 से 454, यानी कि लगभग जो है 39-40 वर्षों का शासन काल है। समुद्रगुप्त का भी 40 वर्षों का, कुमारगुप्त का भी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त के शासन की प्रथमा तिथि उसके बिलसार अभिलेख से ज्ञात होती और अंतिम तिथि का अनुमान उसके चांदी के सिक्कों से मिलता।
तो प्रथम तिथि जो है उसके बिलसाड़ अभिलेख से होती है। बिलसाड़ अभिलेख में ही कुमार गुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि बिलसाड़ अभिलेख से कुमार गुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बिलसाड़ अभिलेख। कुमार गुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। इंदौर से आगे मंदसौर है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। जो है मंदसौर अभिलेख की हमने देखा था प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी और इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी मंदसौर अभिलेख की। इसी प्रशस्ति में भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख पूछा जा सकता है यूपीएससी में। सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त के ही मिलते हैं। और मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ। हमने देखा रजत सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया, लेकिन मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ। इन मुद्राओं पे गरुड़ के स्थान पे गरुड़ के स्थान पे मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है। चांदी के सिक्के पे मयूर की आकृति है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के सिक्कों से यह पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों से भी अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है, यानी कि अश्वमेध यज्ञ इस समय लोकप्रिय रहा हो। समुद्रगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। इसका भीतरी अभिलेख बड़ा फेमस है। स्कंदगुप्त अगला शासक है। वैसे पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। भारत में हमेशा आक्रमणों की परंपरा रही। इसे निपटने के लिए उसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और अंततः पुष्यमित्रों की पराजय का सामना करना पड़ा। और कुमारगुप्त के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय कैसे महत्वपूर्ण है बहुत जो है वो। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म माना। तो आप देखिएगा कि वो पुष्यमित्रों का जो आक्रमण हुआ अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा, उसके भीतरी अभिलेख में वर्णन मिलता और अंततः पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। कुमारगुप्त के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है आपके। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है। कुमारगुप्त शासन काल तक गुप्तों की वंशावली मिलती है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र उपाधियां धारण की। तो हम लोगों ने आज कुमारगुप्त तक की हम लोगों ने चर्चा कर ली और हम लोग फिर आगे जो है वो स्कंदगुप्त के से हम लोग फिर आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। और हमने जो है वो अगले क्लास में फिर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इसी के साथ जो है फिर अगले क्लास में हम लोग आगे की चर्चा को हम लोग बढ़ाएंगे। और देखिएगा कि रंजन कोड का प्रयोग करके लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगले क्लास में हम लोग अगली चर्चा करते हैं।